Hello everyone, welcome back to our channel. My name is प्रतिभा. So UPLT ग्रेड 21 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है होम साइंस का, उसका आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, यानी कंप्लीट आपका जो पेपर है वो सॉल्व करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के थ्रू, ताकि जो भी आपको कन्फ्यूज़न है अभी भी होता है जब हम एग्ज़ाम देकर आते हैं तो बहुत सारे बच्चों को लगता है नहीं ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए, बट वो आपको 2-4 क्वेश्चन में ही लग सकता है, बाकी में नहीं। यहाँ पे मैं बात करूँ स्टूडेंट ओवरऑल रिव्यू की, तो यहाँ पे जो आपका पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, यानी डिफ़िकल्ट लेवल का नहीं बनाया गया। उसका भी रीज़न है क्योंकि जब हमने पीवाई की स्टूडेंट सॉल्व किए थे तो वहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम था वो आपका एक ही पेपर से आपका सिलेक्शन होना था, बट यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन है वो प्री और मेंस से है। तो जब प्री और मेंस है, यानी जो प्रारंभिक परीक्षा है और जो मुख्य परीक्षा है, तो इस वजह से जब प्रारंभिक परीक्षा होती है तो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे उसको बनाने का रीज़न ये है कि जो हमने पीवाई की सॉल्व की उसमें ये था आपके जो यूजीसी नेट का पैटर्न था वो 40-50% आपको देखने को मिला, यानी कूट वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिले। बट यहाँ पे कूट वाले क्वेश्चन आपको 1-2-4 क्वेश्चनों में रहा होगा, अदरवाइज जो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जैसे आपके टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। सो यहाँ पे जिन्होंने अच्छे से मेहनत करी है उनका एग्ज़ाम बहुत बेहतर गया होगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने बेहतर तरीके से किया है। आपको भी पता होगा कि आपने क्या आंसर किया है, और आपने वैसे ही हम एग्ज़ाम के बाहर जैसे सेंटर से निकलते हैं वैसे ही चेक करना हमारा शुरू हो जाता है कि देखें कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। बट यहाँ पे अगर कन्फ्यूज़न होगा भी 2-4 क्वेश्चनों में तो वो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सभी होम साइंस स्टूडेंट को देखना ज़रूरी होता है, जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके सब्जेक्ट के आपको देखना कंपलसरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चंस अलग अलग एग्ज़ामों में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आप सभी के सामने क्वेश्चन। तो 31 से शुरू है, अलग अलग आपका पेपर होगा तो अलग अलग नंबर होता है ABCD वगैरह, तो आपको डिफरेंट दिख सकता है। तो आप ढूंढ लीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम आपने कौन सा पेपर लिया है, क्योंकि सेम दे देंगे तो फिर नकल होने का चांसेस होता है, इसलिए थोड़ा सा अलग अलग टाइप का देते हैं। यानी अगर आपका क्वेश्चन 31 में ये दिया हुआ है तो दूसरे पेज में आपका दूसरा दिया होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है। बही खाता एक दस्तावेज है जो एक परिवार की संपत्ति और डैश को दर्शाता है। आपके ऑप्शंस थे क्षमता, आय, देनदारी और आपका योग्यता। मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका ऑप्शन सी, यानी आपका देनदारी। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बही खाता एक क्या है, बही खाता आपका एक वित्तीय रिकॉर्ड है। ठीक है, जो ना केवल ये बताता है कि परिवार के पास क्या है, यानी जो आपकी परिवार के पास जो संपत्ति है उसके साथ साथ, बल्कि ये भी दिखाता है कि परिवार पर कितना कर्ज या दायित्व है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका देनदारी कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि पाचन के दौरान वसा द्रव्यमान जिस प्रक्रिया से अनेकों छोटी वसा बूंदों में विभक्त हो जाती है वह कहलाती है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं अम्लीकरण, पायशीकरण, साबुनीकरण या फिर ऑक्सीकरण। बताइएगा इस क्वेश्चंस का आंसर आपने क्या लगाया है, मैच कर लीजिएगा, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी पायशीकरण। तो यानी पित्तरस जो है वो वसा के बड़े गोलों को छोटी छोटी बूंदों में क्या कर देता है, एक तरीके से तोड़ देता है। तो जो आपका पित्तरस है वो क्या करता है, वसा के बड़े बड़े गोलों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है, ताकि जो एंजाइम हैं उन पर आसानी से क्या किया जा सके, कार्य किया जा सके, और इसी को हम क्या कहते हैं, आपका पायशीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे अगर स्टूडेंट आप ये सोच रहे हैं कि मैंने ये किया है आंसर ये होना चाहिए, तो यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस में आपका कंफ्यूजन बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। जब हम लेंथी क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ रहता है कि डाउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चंस में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, वैसा वाला चीज़ हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि आपका एपिडा, आपका जो स्कोप है उसका प्रयोग किसको दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है,
एपिडायस्कोप जो है उसका प्रयोग आपका किसको दर्शाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है रेखा चित्र, बी है आपका लिखित सामग्री, और यहाँ पे आपका कोड दिया हुआ है केवल 2, आपका ना तो 1 ना ही 2, केवल 1 और दोनों, यानी 1 और 2 दोनों। तो आपका साइड में इंग्लिश में भी दिया है और इधर आपका हिंदी में है। और इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ, यानी आपका दोनों करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए पहला भी सही है और ऑप्शन जो सेकंड है वो भी आपका सही है, यानी रेखा चित्र और आपका लिखित सामग्री। तो आपका एपिडायस्कोप एक ऐसा प्रोजेक्टर है जो पारभाषी और आपके जो अपारदर्शी है, दोनों तरह की वस्तुएं, यानी चाहे आपका चित्र या किताब के पन्ने हो, उसको स्क्रीन पर क्या करता है, एक तरीके से बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विसंगति में प्रोटीन बाधित आहार निर्देशित किया जाता है? ऑप्शंस हैं हृदय संबंधी विकार, बी है कब्ज, सी है गुर्दे संबंधी विकार और डी है आपका मोटापा। जिनको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आप क्वालिटी इन्हेंस कर लीजिएगा ताकि अच्छे से पेपर आपको दिखाई दे। ये जो पेपर है ये मैं आपको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगी, आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका गुर्दे संबंधी विकार। ठीक है, गुर्दे संबंधी विकार। तो जब गुर्दे सही से काम नहीं करते हैं तो वो प्रोटीन के चयापचय से होने वाले जो अवशिष्ट हैं उनको बाहर नहीं निकाल पाते, तो इसलिए गुर्दे की बीमारी में प्रोटीन की मात्रा कम लेने की क्या की जाती है? सलाह दी जाती है। तो याद रखेंगे, चलिएगा ये दोबारा क्वेश्चन वहीं पे है, 35 से देखते हैं। इनमें से कौन सी गतिविधियां सूक्ष्म मोटर कौशल को निखारने में सहायक हैं? आपके ऑप्शंस हैं स्लाइड, बी है झूले, सी है आपका ट्राईसाइकिल और डी है आपका कैंची का उपयोग। तो देखो यहाँ पे फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आप मेरे जो हमने अभी स्टार्टिंग में कुछ टाइम पहले हमने जो प्रैक्टिस सेशन लिए थे उसमें कई बार मैंने रिपीटेड फॉर्म में आपको ये चीज़ें बताई हैं, और जो हमने टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस किए थे ये बिल्कुल हूबहू वैसे ही मैच कर रहे हैं। तो जो सूक्ष्म मोटर कौशल होते हैं, यानी फाइन आपका एक तरीके से मोटर स्किल, उसमें जब छोटी मसल्स का इस्तेमाल होता है तो कैंची का प्रयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो आपका डी है वो आपका राइट आंसर है। जैसे कैंची का प्रयोग हो गया, आप आईलाइनर लगा रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सूक्ष्म मोटर कौशल हो जाएगा। वहीं ग्रॉस की बात करें तो ग्रॉस मोटर कौशल में आपकी बड़ी मसल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे दौड़ना, कूदना, तो ये बहुत क्लियर कट है आपका। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते हैं, और जो इनको भी गलत कर रहा है इसका मतलब उसकी प्रैक्टिस बेहतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड प्रोजेक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शंस थे प्रत्यक्ष प्रक्षेपण पर और दूसरा है आपका प्रतिवर्ती प्रक्षेपण पर। तो यहाँ पे कोड दिया हुआ है केवल 2, ना तो 1 ना ही 2, केवल 1, और डी है दोनों 1 और 2। तो स्लाइड प्रोजेक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपका इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होने वाला है? ओनली 1। ठीक है, ऑप्शन जो सी है यानी प्रत्यक्ष प्रेक्षण पर, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्लाइड प्रोजेक्टर में प्रकाश सीधे स्लाइड से होकर लेंस के माध्यम से स्क्रीन पर जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आपका प्रत्यक्ष प्रेक्षण कहते हैं। ठीक है, इस वजह से तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, ताकि अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन का आंसर ये दिया है, आपका अलग होना चाहिए, तो ये फिर आपको ऑफिशियल में हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेके अभी मत रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का जोड़ दो चपटी हड्डियों के बीच हल्की गति की अनुमति देता है? ऑप्शंस हैं बॉल एंड सॉकेट जोड़, बी है ग्लाइडिंग जोड़, सी है हिंज जोड़ और डी है आपका पिवट जोड़। तो ये जो 37 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका स्टूडेंट जो राइट आंसर है वो है आपका ग्लाइडिंग जोड़। ठीक है, ग्लाइडिंग जोड़ आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लाइडिंग जोड़ जो है वो कलाई या टखने की हड्डियां होती हैं। क्या होती है? कलाई या जो आपका टखना होता है, ठीक है, उनकी हड्डियों को एक दूसरे के ऊपर सरकने या फिसलने की अनुमति देता है। तो ये आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 2:1, 5:1, 1:2 या फिर 3:1। तो हाइड्रोजन में कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात आपसे पूछा गया है, बताइएगा इसका आप करेक्ट आंसर क्या लगा के आए हैं। तो इसकी बात करूँ स्टूडेंट, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका 2:1। ऑप्शन जो ए है पहला वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:1। तो कार्बोहाइड्रेट में आपका जो हाइड्रोजन है और जो आपका ऑक्सीजन है उसका अनुपात हमेशा कितना होता है, 2:1 होता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी के अणु में होता है, सेम इसमें भी ऐसा ही है। ठीक है, ये दोबारा रिपीट है इस वजह से। नेक्स्ट जो है आपका, निम्न में से कौन सा समय व्यवस्थापन का घटक नहीं है। ठीक है, समय व्यवस्थापन का घटक नहीं है। आपके ऑप्शन हैं विश्राम का समय, बी है टीवी देखना, सी है कार्य सरलीकरण और डी है आपका अत्यधिक कार्यभार। कुछ जो टीचर्स आपके यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं उन्होंने आंसर डी इसका दिया है, बट डी नहीं होगा। ठीक है, इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका टीवी देखना, क्योंकि मैं देख रही थी कुछ लोगों का कि आंसर क्या जा रहा है, बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अत्यधिक कार्यभार आंसर दिया था, जो कि रॉन्ग है। आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो जो आपका टाइम मैनेजमेंट है उसमें जो आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन होता है, यानी जो कार्य सरलीकरण होता है, और जो आपका पीक लोड होता है, जैसे आपका सिद्धांतों जो थ्योरीज है उसका पालन किया जाता है। तो जबकि टीवी देखना क्या होता है, आपका एक मनोरंजन गतिविधि है, ना कि आपका मैनेजमेंट का हिस्सा। इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, वॉचिंग टीवी। ठीक है, तो ये आपका कंपोनेंट नहीं है आपका टाइम मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। ये आपसे पूछा गया था 1975, 1985, 1970 या फिर 1980। आप एग्ज़ाम देने से पहले जो मैंने एक दिन पहले ही वीडियो अपलोड की थी, उसमें ही मैंने आपसे कहा था कि आईसीडीएस की या फुल फॉर्म आ सकती है, या उसका ईयर पूछा जा सकता है, उसका एम पूछा जा सकता है। बट यहाँ पे आपको देखो तीनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही गया। यहाँ मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, बस मैं इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हो, तो सीधा सीधा आपको समझ में आता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, बताइएगा आपने क्या आंसर इस पर लगाया है। ईजी है, क्या है, ईजी है, जल्दी जल्दी बताओ। तो यहाँ पे 1975। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहो ताकि मुझे भी लगे कि आप क्या आंसर करके आए हैं। ठीक है, तो समेकित बाल विकास सेवा जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसकी योजना आपका 2 अक्टूबर, इसके आगे का जो डेट है कई बार वो भी पूछा जा सकता था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, समेकित बाल विकास सेवा, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो ये आपका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। अभी आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। आईसीडीएस से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, मतलब रिपीटेड फॉर्म में अगर बात करें तो पीवाईक्यू में आपने देखा ही होगा। फिलहाल हम इसी की बात करते हैं। तो टर्मन के अनुसार अत्यधिक प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि किस श्रेणी में आती है। ठीक है, तो यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन का जो आईक्यू लेवल है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, टर्मन के अनुसार ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शंस हैं 110 से 119, 140 और उससे ऊपर, 90 से 109 और 120 से 139। तो यहाँ पे अगर बात करें लुइस जो आपके टर्मन हैं, इनका पूरा नाम क्या है आपका, याद रखिएगा क्या है, लुइस टर्मन। ठीक है, तो लुइस टर्मन के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 140 और उससे ऊपर है। ठीक है, जीनियस या हाई गिफ्टेड जो बच्चे हैं वो हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा एक युग्म सही है। अब यहाँ पे 4 विकल्प हैं, आपको बताना है डीपीटी डिप्थीरिया, ओपीवी कोविड, बीसीजी टाइफाइड और आपका डी है एमएमआर टिटनेस। बताइएगा कौन सा युग्म सही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था।
कौन सा युग्म इसमें से सही है मुझे बताइएगा, आपने क्या आंसर किया है। तो यहाँ पे जो युग्म सही है वो है आपका ऑप्शन ए, डीपीटी डिप्थीरिया। कौन सा युग्म सही है स्टूडेंट? ये आपका जो युग्म सही है डीपीटी आपका डिप्थीरिया, पहला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे डीपीटी का टीका 3 बीमारियों में एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है। एक तो आपका, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपकी आने वाले एग्जाम के लिए भी आपको ये जो मैं पेपर सॉल्व करा रही हूँ ये आपको हेल्प करे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिप्थीरिया है। ठीक है, डिप्थीरिया के साथ साथ आपका काली खांसी है। ठीक है, काली खांसी, और उसके साथ साथ आपका टिटनेस है। तो डीपीटी का जो टीका लगाया जाता है ये 3 बीमारियों से सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। एक तो डिप्थीरिया, एक है काली खांसी और दूसरा है आपका टिटनेस, मतलब तीसरा है आपका टिटनेस। तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। और यहाँ पे जो आपके अदर ऑप्शन दिया हुआ है कि जैसे आपका ओपीवी दिया हुआ है, यानी ओपीवी कोविड का दिया हुआ है, तो ओपीवी जो आपका होता है वो होता है पोलियो के लिए। तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि क्या पता कि आपको अगले एग्जाम में ये सब देखने को मिल जाए जो आप आने वाले समय में दे रहे हैं। तो ओपीवी जो है आपका वो किसके लिए लगाया जाता है? पोलियो के लिए। वहीं जो आपका बीसीजी दिया हुआ है वो किसके लिए है? तपेदिक के लिए। बीसीजी आपका किसके लिए है? तपेदिक के लिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अदर ऑप्शंस भी हमने क्लियर कर दिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो, आपको राइट आंसर पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन कब स्थापित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 2011, 15 अक्टूबर 2011, 15 अगस्त 2010, 15 अक्टूबर 2010। ये थोड़ा सा सिमिलर इसलिए देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, है ना। और अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आप गलत करके आएंगे, और यहाँ पे आपको गलत करना नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 2010 होगा, सॉरी 15 अगस्त 2010 यहाँ पे है। ठीक है, 15 अगस्त 2010 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपकी भारत सरकार है उन्होंने महिलाओं के एक तरीके से सशक्तिकरण के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगर हम बात करें तो आपका जो राष्ट्रीय महिला जो आपका सशक्तिकरण मिशन है जिसे क्या कहते हैं? NMEW। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी शुरुआत कब हुई है? 15 अगस्त 2010 को की गई थी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रायड के मनोलैंगिक सिद्धांत के अनुसार पराअहम किस अवस्था में विकसित होता है? ठीक है, यानी पराअहम मतलब सुपर ईगो। अब देखो यहाँ पे पराअहम दिया हुआ है ना, अब ये कई बार हमें नहीं समझ में आएगा। हमने सुपर ईगो पढ़ लिया तो हमें थोड़ा सा और क्लियर हो गया, तो इसलिए थोड़ा इंग्लिश पढ़ना भी ज़रूरी है। लिंग प्रधान अवस्था, बी है जननेन्द्रिय अवस्था, सी है गुदावस्था और डी है आपका अव्यक्तावस्था। तो बताइएगा, फ्रायड के मनोलैंगिक सिद्धांत के अनुसार पराअहम किस अवस्था में विकसित होता है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है आपका जो आपका सिगमंड फ्रायड है, अभी तो आपका फ्रायड लिखा है लेकिन पूरा नाम क्या है? सिगमंड आपके फ्रायड। उन्होंने व्यक्तित्व के 3 हिस्से बताए हैं। क्या बताए हैं? इड, एक सेकेंड, ठीक है, उन्होंने आपके जो व्यक्तित्व हैं उनके 3 हिस्से बताए हैं। 3 हिस्से में जो पहला हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है? आपका इड। दूसरा है आपका अहम, और तीसरा है आपका क्या है? पराअहम। ठीक है, तो पराअहम मतलब आपका जो सुपर ईगो होता है उसका विकास लगभग कब होता है? आपकी 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु के दौरान होता है, जिसे हम लोग फेलिक स्टेज कहते हैं। कौन सी स्टेज कहते हैं? फेलिक आपका स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो यानी ये जो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट, ये है आपका लिंग प्रधान अवस्था, आपका फेलिक स्टेज। ठीक है, जो होती है आपकी 3 से लेकर 6 वर्ष तक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन होगा ही नहीं जब हमने पूरा क्लियर कर दिया एक्सप्लेनेशन के थ्रू, तो आपको एक भी % डाउट नहीं होना चाहिए कि ये आंसर गलत है। तो सारे आंसर जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने इसी वजह से कल मैं आपके लिए लेकर नहीं आई कि सीधा सीधा मैं आपको आंसर बताती जाऊँगी, तो यहाँ पे आपको भी कंफ्यूजन रहेगा। इस वजह से मैंने कहा भाई जब भी क्लास लेकर आते हैं तो एक्सप्लेनेशन के थ्रू रहेगा तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन A, D, E और K डैश हैं। ठीक है,
ऑप्शन उष्णता प्रतिरोधक, बी है वसा में घुलनशील विटामिन, सी है पानी में घुलनशील विटामिन और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विटामिन ए, डी, ई एंड के। अब यहाँ पे 2 विटामिन मिसिंग है जो कि है बी एंड सी। तो जब आपको पता है कि बी एंड सी कौन सा है तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। बताइएगा इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर आप क्या करके आए हैं, क्योंकि ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट, वो होगा आपका वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, वसा में घुलनशील जो विटामिन है यानी फैट सॉल्युबल जो आपके विटामिन हैं वो आपका होगा। ठीक है, तो ये विटामिन जो है वो शरीर के वसा ऊतकों में जमा होते हैं और पानी में नहीं घुलते। और यहाँ पे जल में घुलनशील जो विटामिन है वो है आपका बी एंड आपका सी। तो जब बी और सी आप अलग कर देते हैं और आपको पता है कि जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी है, तो ऑलरेडी आपको पता चलता है कि जो एक्स्ट्रा जो अदर विटामिन हैं वो सीधा आप किस में जाएंगे, वसा में जाएंगे। तो इसलिए आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आपका पूछा गया कि प्रथम बाड़वाड़ी की जो स्थापना है वो कहाँ की गई थी, वर्धा, भावनगर, बोर्डी या फिर आपका जामनगर। तो आंसर तो आप देख ही रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आप सभी ने ऑप्शन सी टिक किया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भारत में जो पहली आपकी बालवाड़ी की स्थापना 1900 जो आपका 45 है 1945 में ताराबाई मोदक द्वारा महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले के बोर्दी नामक गांव में हुआ था। और ये जो किया गया था शुरू, ये नूतन बाल शिक्षण संघ के द्वारा ये क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। देन अगर हम बात करें यहाँ पे सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, अस्थिभंग, रक्तस्राव, कृत्रिम श्वसन या फिर डूबने पर। बताइएगा जो सिल्वेस्टर विधि है उसका जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका कृत्रिम श्वसन के लिए। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट आंसर है। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो डूबने की वजह से या दम घुटने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि रोगी को ये जो कृत्रिम श्वसन है वो एक तरीके से दिया जाता है। मतलब सिल्वेस्टर में क्या होता है, रोगी को पीठ के बल एक तरीके से लिटा दिया जाता है और उसकी जो भुजा है वो सिर है उसको थोड़ा खींचा जाता है, श्वास अंदर आती है और फिर थोड़ा सा जो चेस्ट होता है, छाती होती है, उस पर प्रेशर दिया जाता है, उस पर थोड़ा सा दबाव डाला जाता है ताकि श्वास जो है वो बाहर निकलती है। तो ये पूरा प्रोसेस किया जाता है किसके अंतर्गत, आपकी सिल्वेस्टर जो आपका मेथड है उसके अंतर्गत। चलेगा, नेक्स्ट है सैनन वीवर द्वारा दिए गए संचार मॉडल का कौन सा क्रम सही है। सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल्स, रिसीवर, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, ट्रांसमीटर, सिग्नल, सोर्स, रिसीवर, ट्रांसमीटर, सिग्नल, सोर्स, रिसीवर, डेस्टिनेशन और सिग्नल, ट्रांसमीटर, रिसीवर, सोर्स और डेस्टिनेशन। तो देखिएगा आने वाले जो एग्ज़ाम है जैसे यूजीसी नेट जैसे, तो एक आपका मॉडल से रिलेटेड, चाहे आपका एरिस्टोटल मॉडल हो या सैनन वीवर मॉडल हो, आते ही आते हैं। मतलब कंपलसरी है इन क्वेश्चनों को करना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए एक तरीके से नंबर गेन करने में हमारी मदद करते हैं। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है उसका बताइएगा स्टूडेंट आप सभी ने क्या आंसर किया है। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सोर्स, ट्रांसमीटर, सिग्नल, रिसीवर और आपका डेस्टिनेशन। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रेषक, ट्रांसमीटर आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले जैसे आपका सोर्स होता है, फिर आपका प्रेषक या ट्रांसमीटर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, सिग्नल। ठीक है, फिर रिसीवर एंड आपका डेस्टिनेशन। ये फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार के अवसर, ठीक है, बढ़ाने हेतु स्टार्टअप योजना लागू की गई। तो भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु स्टार्टअप योजना लागू की गई 2016, 2018, 2015 या फिर 2017। बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा स्टूडेंट वो होगा आपका 2016। इसकी डेट याद रख लीजिएगा, 16 जनवरी 2016। ठीक है, 16 जनवरी 2016 ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
किन ख्वाब का कार्य करने के लिए किस धागे का उपयोग किया जाता है? ठीक, सूती और ऊनी, ऊनी तथा सोने के तार, सी है रेयॉन और डी है सोने चांदी एवं रेशमी। बताइएगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है सोने चांदी एवं रेशमी। आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयोडीन चयापचय में बाधा डालने वाले पदार्थ हैं। आपका टेराटोजेंस, आपका बी है कार्सिनोजेंस, सी है आपका गाइट्रोजेंस या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि आयोडीन चयापचय में बाधा डालने वाले पदार्थ हैं। इसका जो स्टूडेंट राइट आंसर होगा वो आपका होगा गाइट्रोजेंस। ऑप्शन जो सी है वो इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आयोडीन के सेवन को आपको गाइट्रोजेनिक जो पदार्थ है जैसे आपका सोया, सलजम, पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी और केला जैसी जो आपकी क्रूसिफेरल सब्जियां हैं और जो दवाएं हैं और जो खनिज लवण है वो एक तरीके से बाधित कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, शास्त्रीय अनुबंधन कंडीशनिंग की अवधारणा किसके द्वारा की गई? तो शास्त्रीय अनुबंधन कंडीशनिंग की अवधारणा किसके द्वारा की गई? पावलोव, बंडूरा, स्किनर या फिर पियाजे? तो देखो इनमें से बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको आप जानते ही होंगे। जैसे पियाजे की जो थ्योरी है वो तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो ए पहला है, यानी पावलोव, जिन्होंने प्रयोग किस पे किया है? कुत्तों पे किया है। घंटी बजाते हैं, ठीक है, कुत्ता आता है, लार टपकाता है, वही वाला जो पूरा चलता है, यानी उद्दीपक और जो आपका प्राकृतिक उद्दीपक होता है उसको बार बार जोड़ने का एक काम करता है। वो घंटी की आवाज़ सुन के उसकी मतलब वही प्रक्रिया दोहराने लगती है, लार टपकने लगता है, ये प्रोसेस होता है वहाँ। अगर हम बात करें स्टूडेंट तो ये अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें जैसे आपका बीएफ स्किनर दिया हुआ है तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए जाने जाते हैं, यानी जिसे कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, कई बार कई सारे स्टूडेंट पावलोव और स्किनर की थ्योरी में कंफ्यूज होते हैं। तो पावलोव की जो थ्योरी है वो है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और जो आपका ये बीएफ स्किनर की थ्योरी है वो है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, क्लासिकल और ऑपरेंट में थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। ठीक है, चलेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लियर रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसके द्वारा प्रकल्पित किया गया? ठीक है, एडवर्ड ड्यूक, बी है आपका एडगर डेल, सी है एलिजाबेथ डेल और डी है एडवर्ड डेल। तो बताइएगा कोन ऑफ एक्सपीरियंस आपका किसके द्वारा? तो ये अमेरिकी शिक्षा सिद्धांतकार हैं जिनका नाम है आपका एडगर डेल। ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनके द्वारा 1946 में उनकी एक जो पुस्तक थी जिसका नाम मैं आपको लिख देती हूँ, उनकी पुस्तक का नाम है आपका ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग। ठीक है, ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग, इसमें उन्होंने प्रचलित किया था। ठीक है, याद रखेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। एडगर डेल ने 1946 में अपनी जो एक पुस्तक है ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग, इनमें इनका प्रचलित एक तरीके से किया था। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास के सही क्रम को उनकी अवस्था अनुसार व्यवस्थित कीजिए। भ्रूण, जन्म से पूर्व, नवजात और आपका बचपन। और आपको इसका कूट दिया हुआ है। वैसे कूट वाले क्वेश्चंस कम ही आए हैं बट यूजीसी नेट में ये मान के चलिएगा कूट वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका फर्स्ट। ठीक है, यानी सबसे पहले आपका होगा जन्म से पूर्व, देन भ्रूण, उसके बाद आपका नवजात और लास्ट में आपका क्या आएगा? बचपन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी प्रकाशन एक उदाहरण है प्राथमिक प्रदत्त आंकड़े का, द्वितीयक प्रदत्त आंकड़े का। तो आपको सही कूट बताना है और ये क्वेश्चन यहाँ पे भी है, सेम ही है, बताइएगा। तो सरकारी प्रकाशन एक उदाहरण है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा स्टूडेंट। देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पे आपका वैसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि इसका ऑप्शन 2 होना चाहिए, मतलब जो आपका द्वितीय प्रदत्त आंकड़े हैं ये होना चाहिए। बट कई बार आपको ये लग सकता है कि इसके दोनों ही आंसर सही हैं, यानी प्राथमिक प्रदत्त आंकड़े भी सही है और आपका द्वितीय प्रदत्त आंकड़े भी सही है। तो इसको थोड़ा सा डाउट में रखिएगा, जब आपका आंसर की आएगी तो उस पर थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो सकता है, मेरे हिसाब से भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपका हो सकता है, यानी प्राथमिक प्रदत्त आंकड़े और आपका द्वितीय प्रदत्त आंकड़े दोनों ही आपके करेक्ट आंसर होंगे। ठीक, यहाँ पे तो 2 दिया है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, यानी द्वितीय आपको हो सकता है या प्राथमिक और द्वितीय दोनों में से, या तो आपका डी ऑप्शन होगा या फिर आपका ए ऑप्शन होगा। इसको थोड़ा डाउट में रखिएगा, मैं पहले ही इसको स्टार मार्क कर देती हूँ, इसको थोड़ा आप डाउट में रखेंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, कृषि विज्ञान केंद्र को किस नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा है कि कृषि विज्ञान केंद्र को किस नाम से भी जाना जाता है, एग्रीकल्चर साइंस सेंटर, फार्म साइंस सेंटर, विज्ञान फैक्ट्री और या फिर कृषिशाला। तो कृषि विज्ञान केंद्र जिसे हम KVK कहते हैं, ठीक है, इसका जो मुख्य रूप है वो क्या है आपका फार्म साइंस सेंटर। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के तहत एक महत्वपूर्ण इकाई है, और यहाँ पे किसानों को कृषि की जो नई तकनीकी हैं और जो व्यवहारिक प्रशिक्षण हैं उनको एक तरीके से ज़मीनी स्तर पर लागू करने का ये काम करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, कौन सा युग्म सही मतलब है यानी सही नहीं है मतलब असत्य है, ये पूछा गया है। एंटीसेप्टिक डिटॉल, पैरासीटामोल रक्तस्राव, खपतची अस्थिभंग और क्रेप पट्टी यानी मोच, बताइएगा इसका आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो इसका जो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट वो आपका होगा, जानते हैं पैरासीटामोल आप लोग खाते हैं बुखार की दवाई, ठीक है, तो इसका रक्तस्राव से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका असत्य है, और असत्य ही हमसे क्या किया गया था, पूछा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी थकान नहीं है, शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान, विरसता या फिर सामाजिक थकान। कौन सा थकान नहीं है, यानी एक तरीके से थकान का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, वो होगा आपका सामाजिक थकान, ठीक है। तो देखो शारीरिक थकान मांसपेशियों के अधिक उपयोग से हो जाता है, मनोवैज्ञानिक थकान अरुचि और आपका स्ट्रेस के कारण हो जाता है, और वहीं एक होता है शारीरिक मनोवैज्ञानिक थकान जो शरीर और मन दोनों का एक थकान होता है, बट इसमें से सामाजिक थकान कोई थकान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी व्यवस्था में फूलों को 3 स्तरों पर क्या किया जाता है, सजाया जाता है, जो दर्शाते हैं। जापानी व्यवस्था में फूलों को 3 स्तरों पर सजाया जाता है जो दर्शाते हैं, ठीक, अल्फा बीटा और गामा, जड़ तना और फूल, स्वर्ग मनुष्य और पृथ्वी, मनुष्य वनस्पति और जीव जंतु। तो जो इसका स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्वर्ग मनुष्य और आपका पृथ्वी। ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी स्वर्ग का मतलब क्या हुआ कि सबसे लंबा मुख्य तत्व जो स्वर्ग या ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य का मतलब एक तरीके से मध्यम लंबाई का तत्व जो मनुष्य या मानवता का एक प्रतीक है, और पृथ्वी मतलब सबसे छोटा तत्व जो पृथ्वी और प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। तो जापानी जो व्यवस्था है इकेबाना, ठीक है, जापानी जो व्यवस्था इकेबाना है उसमें फूलों को 3 वर्गों पर मतलब 3 स्तरों पर सजाया जाता है, जो कि आपका स्वर्ग होता है,
ठीक है, एक मानव होता है और पृथ्वी होता है, ये प्रतीक होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेनकेस सिंड्रोम किससे संबंधित है? ठीक है, फ्लोराइड, तांबा, आयोडीन और जस्ता। तो मेनकेस सिंड्रोम किससे संबंधित है? बताइएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें स्टूडेंट इसके करेक्ट आंसर की, तो इसका जो स्टूडेंट राइट आंसर होगा वो बताइएगा, वो आपका क्या होने वाला है? वो होने वाला है आपका, तो यहाँ पे आपका तांबा यानी कॉपर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो शरीर में कॉपर के वितरण और शोषण को एक तरीके से इफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कई हिस्सों में अगर हम बात करें तो मस्तिष्क में भी इसकी कमी हो जाती है, ये भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है। आमतौर पर अगर बात करें तो ये बीमारी आमतौर पर पुरुषों में पाई जाती है, तो महिलाओं आमतौर पर इस बीमारी की वाहक एक तरीके से होती हैं, तो यहाँ पे इतना याद रखिएगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों को आश्रय प्रदान करना है और जिसे 2015 में शुरू किया गया था? अटल कायाकल्प और आपका शहरी परिवर्तन मिशन, बी है दीनदयाल अंत्योदय योजना, सी है प्रधानमंत्री आवास योजना और डी है स्मार्ट सिटी मिशन। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बात करें स्टूडेंट इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, कोशिका झिल्ली के अंदर के पारदर्शक गाढ़ी जेली के समान द्रव को डैश 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 क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोसोम या फिर सेंट्रोसोम। बताइएगा। तो कोशिका झिल्ली के अंदर जेली के समान जो पारदर्शी द्रव है उसको क्या कहते हैं? आपका कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं, जो कोशिका के अंदर केंद्रक और झिल्ली के बीच होती है और पानी, नमक और कार्बनिक अणुओं से ये क्या होता है? बना होता है, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का प्रशिक्षण केंद्र है? फूड उत्पादक ऑर्डर मानक, बी है बाट और माप के मानक, सी है खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम और डी है एगमार्क मानक। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का प्रशिक्षण केंद्र है यानी IILM, ठीक है, क्या होगा? IILM, ठीक है। तो ये रांची और रांची झारखंड में स्थित है और ये माप विज्ञान क्षेत्र में अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाला एक प्रशिक्षण केंद्र है। और यहाँ पे बात करें तो इसका जो राइट आंसर हुआ है बाट और माप के मानक। ऑप्शन जो बी है वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे ये इसका जो उद्देश्य होता है वो बाट और माप है, जो मानक है उनको बनाए रखने का, उसके साथ साथ उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने का, कानूनी प्रावधानों को लागू करने का और अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का इसका क्या होता है? उद्देश्य होता है। और ये स्थान काके रांची झारखंड में है, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोणीय आरेख डैश आरेखों के प्रकारों में से एक है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देती हूँ। तो कोणीय आरेख डैश आरेखों के प्रकारों में से एक है क्षेत्र आरेख, बी है मानचित्र आरेख, सी है एक आयामी और डी है आयतन आरेख। कोणीय आरेख आरेखों के प्रकारों में से एक है,
एंड राइट आंसर आप इसका क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका होगा ऑप्शन ए क्षेत्र आरेख। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखो नहीं है वाले क्वेश्चन है, त्रिकोणीय रंग योजना लाल नीला पीला, विपरीत रंग योजना नीला बैगनी, पूरक रंग योजना लाल हरा और समरूप रंग योजना मटमैला गुलाबी लाल और आपका भूरा दिया हुआ है। बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है स्टूडेंट विपरीत रंग योजना नीला और आपका बैगनी। ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका सही है। चलेगा, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं क्योंकि वे अपनी दुनिया में हेर फेर और अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन है अल्बर्ट बंडूरा, इवान पावलोव, सी है जीन पियाजे और डी है लेव वाइगोस्की। तो किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं क्योंकि वे अपनी दुनिया में हेर फेर और अन्वेषण करते हैं। तो ये जो है स्टूडेंट ये है आपका ऑप्शन सी जीन पियाजे, आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये विचार मुख्य रूप से आपके जीन पियाजे की जो आपकी थ्योरी है, कौन सी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत आपके जीन पियाजे जी ने दिया है उससे जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, बच्चों को उन्होंने नन्हे वैज्ञानिक कहा है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नन्हे वैज्ञानिक वाला, ठीक है। मुझे पता है स्टूडेंट आप सभी ने उसी दिन आंसर देख लिया होगा, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कर रही कि केवल मैं आपको आंसर बताती हुई जाऊँ। एक्सप्लेनेशन मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि आंसर तो आपने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो आंसर के साथ साथ ही पता चल रहा है। वैसे आपने क्वेश्चन कर ही लिया है तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स होने की भी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा। और कोई भी चीज़ जो कंफर्म है वो जब तक आपका ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती तब तक थोड़ा सा अपने मन में हल्का सा डाउट बना के रखिएगा। बाकी अगर बात करें तो 99% तक आपको यहाँ से ट्रू इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी जो कि मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। यही दोबारा क्वेश्चन इस पर आ गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम डैश अपना कार्यक्रम है, नगरवासियों का, ग्रामवासियों का, विदेशी व्यक्तियों का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपना कार्यक्रम है, नगरवासियों का, ग्रामवासियों का, विदेश व्यक्तियों का या फिर कोई नहीं। तो इसका जो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका ग्रामवासियों का। ऑप्शन जो रूरल पीपुल है उनका ऑप्शन सही होगा, जिनका लक्ष्य क्या होता है सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना, गरीबी कम करना, ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास करना, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, रोजगार हो गया, ये सारा लाना ताकि वे क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके और सशक्त बन सके। ये इसका क्या होता है एम होता है। शीशम का प्रयोग किस लिए होता है? शीशम का प्रयोग किस लिए होता है? फर्नीचर बनाने के लिए, कालीन बनाने के लिए, जल अवरोधन में या फिर सड़क निर्माण के लिए? तो यहाँ पे जो शीशम है इसका प्रयोग क्या होता है आपका फर्नीचर बनाने के लिए। ऑप्शन जो क्या है फर्स्ट है वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक मूल्यवान आपकी लकड़ी है जो अपनी मजबूती और अपनी दीमक प्रतिरोधक के लिए जानी जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। मतलब दीमक वगैरह इसमें नहीं लगता है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2000, 1950, 2008 या फिर 1987? तो गरीब से गरीब व्यक्ति की मदद के लिए जो आपका अंत्योदय अन्न योजना है वो शुरू किया गया था, और ये सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली था इसके माध्यम से क्या होता था कि कम दर पर आपके क्या मिलते थे, चावल और आपका गेहूं उपलब्ध कराया जाता था, ठीक है। और ये जो योजना है ये आपका 25 दिसंबर 2000, ठीक है, 25 दिसंबर, आगे की भी डेट याद रख लीजिएगा। आने वाले समय में जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें हो सकता है डिफ़िकल्टीज लेवल हाई हो, क्योंकि यहाँ तो प्री दिया जा रहा है यूजीसी नेट आपका, एक तरीके से उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल हाई होता है, तो इस वजह से हो सकता है आपकी
पूरी डेट पूछी, यानी आपका 25 दिसंबर आपका क्या हो जाएगा, 2000 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। और ये पूर्व प्रधानमंत्री जो थे MB वाजपेयी द्वारा ये शुरू किया गया था, तो इतना नहीं पूछेगा, बस आप इतना याद रखिएगा 25 दिसंबर 2000। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा संस्थान बाल आहार, माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ और बहुउद्देशीय आटा के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शंस हैं केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान, बी है राष्ट्रीय पोषण संस्थान, सी है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और डी है विश्व स्वास्थ्य संगठन। बताइएगा कौन सा संस्थान बाल आहार, माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ और बहुउद्देशीय आटा के उत्पादन से संबंधित है। और इसका अगर हम बात करें स्टूडेंट, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी केंद्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान संस्थान CFTRI। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, चलिएगा भारत के किस राज्य में मशहूर चंदेरी साड़ियाँ बुनी जाती हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो भारत में मशहूर जो चंदेरी साड़ियाँ हैं मुख्य रूप से MP यानी आपके जो मध्य प्रदेश हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले में ये एक तरीके से बनाई जाती हैं और ये हल्की भी होती हैं, पारदर्शी भी होती हैं। बनावट और रेशम और सूती धागों का मिश्रण भी होता है और इसमें सोने और चांदी की जरी का काम भी होता है। तो याद रखिएगा सोने और चांदी की जरी का क्या होता है, काम भी इसमें होता है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी MP आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा PRA उपकरण किसी समुदाय के भौतिक और सामाजिक परिवेश के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, ट्रांसेक्ट वॉक, धन रैंकिंग, सामाजिक मानचित्र या फिर फोकस समूह चर्चा। तो यानी ये आपका क्या होगा, सामाजिक मानचित्र यानी सोशल मैपिंग आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू बजट का एक विशिष्ट घटक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू बजट का एक विशिष्ट घटक नहीं है। निश्चित व्यय, किराया, ऋण भुगतान, बी है अचानक अप्रत्याशित वित्तीय लाभ, सी है विभिन्न स्रोतों से आय, डी है परिवर्तन व्यय, किराने का सामान, उपयोगी सामान। सो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका अचानक अप्रत्याशित वित्तीय लाभ। ऑप्शन जो बी है वो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है, इस सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है। समीपस्थ सिद्धांत, दिशात्मक सिद्धांत, शीर्षाभिमुख सिद्धांत या फिर परिपक्वता सिद्धांत। तो ये जो है आपका, ये है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, क्या है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी समीपस्थ सिद्धांत। ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। या हम इसे अधोगामी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, अधोगामी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जो क्या बताता है कि विकास शरीर के केंद्र यानी धड़ से शुरू होकर बाहर की ओर यानी हाथ और पैर जो और उंगलियां होती हैं उस पर होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का भाग नहीं है। आयोजन करना, नियंत्रण करना, योजना बनाना या फिर समझौता करना। बताइएगा। तो यहाँ पे जो प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है वो क्या है आपका, समझौता करना। ठीक है, कंप्रोमाइजिंग आपका क्या प्रबंधन का भाग नहीं है। देखो प्रबंधन प्रक्रिया के 4 आपके एक तरीके से चरण होते हैं। एक तो आपका होता है नियोजन, ठीक है,
यानी आपकी प्लानिंग यानी लक्ष्य तय करना। दूसरा आपका संगठन होता है यानी ऑर्गेनाइजिंग होता है यानी संसाधनों को जुटाना। तीसरा होता है आपका नियंत्रण, नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग, यह देखना कि काम योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं। और लास्ट में आपका क्या होता है, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन, और मतलब एक तरीके से परिणाम की क्या करना, जांच करना। तो ये 4 चीज़ें याद रखिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी है। कई बार आपका सीक्वेंस लगाने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड आपका इवैल्यूएटिंग, तो सीधा सीधा आप एलिमिनेट कर सकते थे तुरंत। जब आपको पता है कि भाई प्रबंधन के भाग कौन से हैं, तो जो भाग नहीं है उसको आपको एलिमिनेट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो ऑप्शन डी स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ और अच्छे से दिखे। अरस्तु के अनुसार संचार के अरस्तु के अनुसार संचार के 3 तत्व हैं। अरस्तु के अनुसार संचार के 3 तत्व हैं, एनकोडर, डिकोडर और गंतव्य, रिसीवर, चैनल और एनकोडर, वक्ता, भाषण और श्रोता, सिग्नल, गंतव्य और स्रोत। बताइएगा। एरिस्टोटल कम्युनिकेशन मॉडल एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स पूछा है, बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट करेक्ट आंसर है वो है आपका वक्ता, भाषण और आपका श्रोता यानी स्पीकर, स्पीच एंड आपका ऑडियंस। ठीक है, स्पीकर, स्पीच एंड आपका ऑडियंस है आपका एरिस्टोटल कम्युनिकेशन 3 एलिमेंट्स। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अरस्तु के मॉडल में संचार के मुख्य 3 तत्व हैं, वक्ता, भाषण और श्रोता, और ये त्रय एक तरीके से माने जाते हैं। यानी वक्ता क्या है, संदेश का स्रोत और संदेश की विषय वस्तु प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी आपकी वक्ता की होती है। भाषण मतलब स्वयं संदेश दे रहे हैं, सार है एक तरीके से। श्रोता मतलब एक तरीके से सुनने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटी आंत का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है? बृहदांत, इलियम, डुओडेनियम और आपका जेजुनम। तो यानी देखो यहाँ पे जो आपका छोटी आंत के 3 भाग हैं आपका, ठीक है, और आपको पता है इनमें से जो वेदांत है ये आपका छोटी आंत का भाग नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, चलेगा। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए। घर दीवारों, फर्श, दरवाजों, खिड़कियों, छत आदि में से बना एक आश्रय है जिसमें मनुष्य रहते हैं। किसने आवास को परिभाषित किया? किसने आवास को परिभाषित किया? घर दीवारों, फर्श, दरवाजों, खिड़कियों, छत आदि में से बना एक आश्रय है जिसमें मनुष्य रहते हैं। किसने आवास को परिभाषित किया? राजमल पी देवदास, बी है आर.एस. देशपांडे, सी है ए और बी दोनों, और डी होगा इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो आपने क्या लगाया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बोथ, यानी राजमल देवदास और आपका आर.एस. देशपांडे, दोनों आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट है, ऑर्जेमोन तेल में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? सोलनिन, बी है पिरिंडिन क्षार, सी है सेगुइनारिन और डी है VOA। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक अमीनो अम्ल के अमीनो समूह और दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिल समूह के बीच बनने वाला बॉन्ड का क्या नाम है? हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड? तो इसको कहते हैं आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये क्या है, ये एक सहसंयोजक आपके बॉन्ड होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण की मूलिकाएं हैं, जिसमें जल का एक अणु निकलता है। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिवारिक जीवन चक्र की विस्तृत अवस्था कौन सी है? सेवानिवृत्त, परिवार सदस्यों की मृत्यु, सी है शादी और डी है बच्चों का जन्म लेना। तो पारिवारिक जीवन चक्र की विस्तृत अवस्था कौन सी है? वो है आपका बच्चों का जन्म लेना। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक धुलाई में होने वाले संकुचन को क्या कहते हैं? प्रत्येक धुलाई में होने वाले संकुचन को क्या कहते हैं? ढीली अवस्था का संकुचन, सिकन संकुचन, लगातार होने वाला संकुचन, और डी है चयनात्मक संकुचन। कई बार होता है एक शब्द को पढ़ते पढ़ते फिसल जाती है, सो वैसा ही हाल है। तो यहाँ पे है आपका लगातार होने वाला संकुचन। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। इटावा पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष में आरंभ हुआ? 1948, 1954, 1947, 1952। देखिएगा, ये जब हमने इटावा पायलट प्रोजेक्ट वाला था और गुड़गांव था और उसके साथ साथ और भी 2-4 थे जिसका हमने क्रम लगाने की बात की थी, और वो यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि जब हम मिलान वाले क्वेश्चन करते हैं, 4 ऑप्शंस करते हैं, तो उसमें सेम ही ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब देखो, वहीं पर भी एक पॉइंट पर ये क्वेश्चन देखने को मिला। तो जब आप डेट वाइज चीज़ें याद करते हो, आपने PYQ सॉल्व किया है, तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट फॉर्म में आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, वो होगा 1948। ठीक है, 1948 में अमेरिका योजना का जो अल्बर्ट मेयर हैं, उनके द्वारा यूपी के इटावा ज़िले के महेबा गांव में ये शुरू किया गया था। एम क्या था? सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से जो आपके ग्रामीण विकास है उसके एक मॉडल तैयार करना था। खासकर अगर हम बात करें तो कृषि सुधार और शिक्षा पर ये थोड़ा सा ज़्यादा क्या करते हैं, फोकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम के अतिरिक्त कौन सा खनिज मिनरल हड्डियों और दांतों के निर्माण में आवश्यक होता है? वह अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में भी मददगार होता है। पोटेशियम, कोबाल्ट, सोडियम या फिर फास्फोरस? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, फास्फोरस। ऑप्शन डी फास्फोरस इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हड्डियों और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए ज़रूरी है, और ये अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में भी हेल्प करता है, और कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों की एक तरीके से संरचना और जो शक्ति है वो भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की पट्टी की आपका स्लिंग और स्प्लिटिंग के लिए उपयोग होता है? ऑप्शन है क्रेप पट्टियाँ, बी है आपका ट्यूबर पट्टियाँ, रोलर पट्टियाँ या फिर त्रिकोणीय पट्टियाँ? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है आपका रोलर पट्टियाँ। कौन सा? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो खासकर जब किसी चीज़ को रोल करके सील बंद या आपका स्प्लिट, या स्प्लिट का मतलब होता है अलग करना, तो ये एक तरीके से लचीली होती है, तो इन्हें आसानी से हम क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, रोल कर सकते हैं, जबकि जो अन्य हैं आपके उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आपका रोलर आपका पट्टियाँ हो जाएगा। इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले से आखिरी गतिविधि तक। यहाँ पे इसका क्वेश्चन दिया हुआ है अच्छे से। ठीक है, तो इन्हें आपको क्रम से लगाना है, और जो कि अभी मैंने यही क्वेश्चन आपको, जैसे अब सोचो कि वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था जो, ठीक है, जो आपके मैनेजमेंट का पार्ट नहीं था, जहाँ हमने आपका समझौता कंप्रोमाइजिंग पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, तो वहाँ पे देखो 3 विकल्प दिए हुए हैं। तो सोचो कैसे कैसे आपको नहीं लग रहा है कि रिपीटेड फॉर्म में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो नियंत्रण, मूल्यांकन, संगठन और नियोजन। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या आएगा? नियोजन, यानी आपका प्लानिंग आएगा। प्लानिंग के बाद क्या आएगा आपका? ये रहा। अब देखो यहाँ पे अगर आप एलिमिनेट भी करना चाहो तो देखो यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, सीधा सीधा आपको राइट आंसर मिल गया। एक ही में ऐसा ऑप्शन दिया है जहाँ आपका लास्ट का जो 4th है वो आपका सही है।
ठीक है, संगठन हो गया आपका, नियंत्रण हो गया, लास्ट में इवैल्यूएशन हो गया। तो देखो लास्ट में आपका इवैल्यूएशन आएगा, वो आपको पता है। ठीक, तो यहाँ पे बहुत जल्दी आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। एक उत्तेजना जो प्रतिक्रिया की घटना को बढ़ाती है उसे क्या कहते हैं? सुदृढ़ीकरण, कामेक्षा, विलुप्त होना, एंड डी ऑप्शन आपका दिया है स्कीमा। यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक उत्तेजना जो प्रतिक्रिया की घटना को बढ़ाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सुदृढ़ीकरण। ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, चलेगा। प्रसार शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले पोस्टर में निम्न में से क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? देखने में आकर्षक, मुख्य संदेश को शीघ्र पहुंचाएं, सी है संक्षिप्त, और डी है सब कुछ विस्तार से समझाया गया हो। तो प्रसार शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले पोस्टर में निम्न में से क्या नहीं होना चाहिए? देखने में आकर्षक, मुख्य संदेश को शीघ्र पहुंचाएं, संक्षिप्त, या फिर सब कुछ विस्तार से समझाया गया हो। बताइएगा आंसर क्या आप करेंगे? तो इसका आंसर है आपका सब कुछ विस्तार में समझाया गया हो, क्योंकि पोस्टर का उद्देश्य मुख्य संदेश को स्पष्ट, संक्षिप्त और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, तो इस वजह से आपका होगा। बार और पाई चार्ट क्या है? आंकड़ों की सूची, अनुसंधान का प्रकार, आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन, या फिर आंकड़ों का उपकरण। ठीक है, बार और पाई चार्ट क्या है? आंकड़ों की सूची, अनुसंधान का प्रकार, आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन, या फिर आंकड़ों का उपकरण। तो ये है आपका आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये एक तरीके से आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन के प्रकार हैं जो संख्याओं और डेटा को आसानी से समझने और उनको कंपेयर करने के लिए एक आयताकार बार और जो आपका एक वृत्ताकार स्लाइड है उसके रूप में एक तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का फैटी एसिड पशु वसा में सबसे अधिक पाया जाता है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्रांस फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, या फिर सैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन सा प्रकार का फैटी एसिड पशु वसा में सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये जो है स्टूडेंट वो है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड, SFA। सैचुरेटेड फैटी एसिड आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी S आपका FA। ठीक है, और ख़ासकर हम बात करें तो पॉमिटिक जो एसिड है और आपका स्टेरिक जो एसिड है वो अधिकांश जीवों के लिपिड में मौजूद होता है और पशु वसा को कमरे के तापमान पर एक तरीके से ये ठोस बनाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नायलॉन का गुण नहीं है? मुलायम चमक, अच्छी अवशोषण क्षमता, चिकनापन, या फिर लचीलापन। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी अवशोषण क्षमता आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, चलेगा। नेक्स्ट है आपका, नेताओं और नेतृत्व पैटर्न की पहचान के लिए एक विधि है। समूह में स्ववर्गीकरण, समाज मित्तीय तकनीकी, साक्षात्कार, या फिर व्यक्ति अध्ययन। तो नेताओं और नेतृत्व पैटर्न की पहचान के लिए एक विधि है समूह में स्ववर्गीकरण, समाज मित्तीय तकनीकी, साक्षात्कार और व्यक्ति अध्ययन। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की तो आपका होगा समाज मित्तीय तकनीकी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किस आयु वर्ग को मलिन बच्चा आयु कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था, वयः संधि, पूर्व बाल्यावस्था, या फिर उत्तर बाल्यावस्था। तो किस आयु वर्ग को मलिन बच्चा आयु कहते हैं? बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट
वो आपका क्या है, उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व या घटक सृजनात्मकता के लिए आवश्यक नहीं है? नवीनता, अनुकूलता, मौलिकता या फिर उच्च बुद्धिलब्धता। तो सृजनात्मकता के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? नवीनता, अनुकूलता, मौलिकता या फिर उच्च बुद्धिलब्धता। तो यहाँ पे आपका क्या होगा उच्च बुद्धि लब्धता, यानी हाई इंटेलिजेंस आपका एक तरीके से आईक्यू लेवल अगर बात करें तो। सिंक को केंद्र बनाकर बनाया रसोई घर होता है। सिंक, तो क्वेश्चन है आपका, सिंक को केंद्र बनाकर बनाया जो रसोई घर है वो होता है आपका आइसलैंड रसोई घर, ऑप्शन जो सी है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम असमर्थता जिसके कारण गणना करने में कठिनाई होती है कहलाती है। सो वो स्टूडेंट कहलाते हैं आपका डिसकैलकुलिया, जिसको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो, आइडेंटिफाई करना इजी होता है, गणना मतलब कैलकुलेशन करना, ठीक है। डिसग्राफिया मतलब आपका, ग्राफ का मतलब होता है लिखने से संबंधित, यानी लिखने में समस्या होना, विकार होना। डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में विकार होना, यानी जैसे आपने तारे जमी मूवी देखी होगी, ठीक है, वैसा। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रसार शिक्षा का मुख्य पहलू नहीं है? समुदाय और ग्रामीण केंद्रित, सशक्तिकरण और आत्म सहायता, प्राथमिक शिक्षा या फिर अनौपचारिक शिक्षा। तो प्रसार शिक्षा का मुख्य पहलू नहीं है, तो वो नहीं है आपका प्राथमिक शिक्षा, यानी प्राइमरी एजुकेशन आपका प्राथमिक पहलू नहीं है, यानी मुख्य पहलू नहीं। बाकी जो अदर ऑप्शंस हैं ए, बी एंड डी आपके करेक्ट हैं और हमसे करेक्ट नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका, फलों और सब्जियों में एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? लाइपेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, एमाइलेज या फिर प्रोटीएज। तो इसका राइट आंसर है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरलॉक के अनुसार सहसावस्था है जन्म से 2 वर्ष सप्ताह तक, गर्भधारण से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक या फिर गर्भधारण से 2 सप्ताह तक। तो इसका राइट आंसर है जन्म से आपका 2 वर्ष तक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 years फ्रॉम बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 2 अप्रैल, 7 अप्रैल या फिर 22 मार्च। तो ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है स्टूडेंट? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 1948 में आपका WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, उसी की वर्षगांठ में आपका ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी कार्य सरलीकरण का नहीं है? प्रवाह प्रक्रिया चार्ट, हिस्टोग्राम, मार्ग चार्ट या फिर मल्टीमैन चार्ट। तो कौन सी तकनीकी कार्य सरलीकरण का नहीं है? प्रवाह प्रक्रिया चार्ट, हिस्टोग्राम, मार्ग चार्ट या फिर मल्टीमैन चार्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो होगा वो आपका होगा मार्ग चार्ट, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट है, 2 स्वतंत्र चरों के विचलन की तुलना करने के लिए कौन सा परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एफ परीक्षण, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सहतूत के पेड़ की छाल को भिगोकर और कूटकर बनाए गए वस्तु को क्या कहा जाता है? टापा, हेम्प, सिल्क या फिर जूट। तो इसको कहा जाता है स्टूडेंट टापा, ठीक है, इसको कहा जाता है आपका टापा। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम मुंह से स्टार्च की पाचन क्रिया शुरू करता है? पेप्सिन, लैक्टेज, टायलिन या फिर ट्रिप्सिन। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका टायलिन।
तो ये जो आपका मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन है ये भी आपको 2 बार रिपीट हुआ है और ये भी आपका 2 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल जो रोगजनक जीवाणुओं से मुक्त हो और स्वादिष्ट हो उसे कहा जाता है पीने योग्य जल। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से परिवार की मूलभूत विशेषता कौन सी नहीं है। तो मूलभूत विशेषता नहीं है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, बाकी बच्चों का पालन पोषण, वंश विस्तारण और विवाह संबंध, ये सब विशेषता है। मनोरंजन इसकी विशेषता नहीं है। जीवन काल की सबसे लंबी अवधि कौन सी है, वयस्कता है, अडल्टहुड है। ठीक है, अडल्टहुड आपके जीवन काल की सबसे लंबी अवधि है, याद रखेंगे। मस्तिष्क जिस उम्र में अपना परिपक्व आकार को प्राप्त कर लेता है, इस संदर्भ में सही विकल्प कौन सा है, तो वो है 8वें वर्ष तक। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हेनले लूप निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है। तो ये संबंधित है स्टूडेंट आपके गुर्दे से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी ऊपर किया है। ठीक है, ये चलेगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सही से दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो वो है वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात क्या करते हैं, जीन पियाजे करते हैं। मतलब जो वस्तु सामने मौजूद भी नहीं है वो भी मौजूद है, ये चीज़। धागे में डेनियर पद्धति क्या है। तो धागे में डेनियर पद्धति क्या है, धागे में ऐंठन की संख्या, निश्चित धागे, निश्चित लंबाई के धागे का सार, भार या फिर प्रयुक्त धागों की संख्या। तो यहाँ पे धागे में डेनियर पद्धति क्या है, तो ये क्या है आपका निश्चित लंबाई के धागे का एक तरीके से भार या वजन मापने का एक तरीके से क्या होता है, तरीका होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी समुदाय को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने और संगठित करने, किसी समस्या का तत्काल संतुष्ट करने के लिए एक गहन शैक्षणिक गतिविधि को क्या कहा जाता है। फील्ड ट्रिप, प्रदर्शनी, अभियान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी समुदाय को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने और संगठित करने, किसी समस्या को तत्काल संतुष्ट करने के लिए एक गहन शैक्षणिक गतिविधि को क्या कहा जाता है। फील्ड ट्रिप, प्रदर्शनी, अभियान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा। तो इसको कहा जाता है स्टूडेंट आपका अभियान। क्या कहा जाता है आपका, अभियान कहा जाता है, कैंपेन। ठीक है। मुंह के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन, इंसुलिन। मुंह के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो वो क्या है आपका टाइलिन है, एमाइलेज टाइलिन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलेगा। नेक्स्ट है, कुपोषण से किसका संबंध है, अल्पपोषण, अतिपोषण, और यहाँ कूट दिया है। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर दोनों होगा, क्योंकि कुपोषण दोनों की कमी से हो जाता है, यानी अल्पपोषण पोषक तत्व की कमी और पोषक तत्व की अधिकता दोनों ही कुपोषण का कारण बन सकते हैं, जिससे क्वाशियोरकर और मेरास्मस जैसे जो रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो अल्पपोषण और अतिपोषण दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO द्वारा निर्धारित प्राथमिक उपचार का प्रतीक हरे रंग की पृष्ठभूमि पर होता है। सम्मित लाल क्रॉस, सम्मित सफ़ेद क्रॉस, असम्मित लाल क्रॉस, असम्मित सफ़ेद क्रॉस। बताइएगा। तो ये जो होता है ये होता है आपका सम्मित सफ़ेद क्रॉस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, एंजिल उपभोग नियम के अनुसार कौन सा कथन गलत है। विलासिताओं पर व्यय आय के साथ बढ़ता है, शिक्षा पर व्यय आय बढ़ने पर बढ़ता है, भोजन पर व्यय आय बढ़ने पर बढ़ता है, मूलभूत आवश्यकताओं पर व्यय सभी प्रकार की आय में समान रहता है। बताइएगा।
राइट आंसर है मूलभूत आवश्यकताओं पर वह सभी प्रकार की आय में समान रहता है। व्यवहारवाद सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो कारकों पर कार्य करता है? जननात्मकता और स्थिरता, लक्ष्य और मूल्य, उत्तेजना और प्रतिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ ज़्यादा अच्छे से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तेजना और आपका प्रतिक्रिया यानी स्टिमुलस, आपका रिस्पॉन्स, सी। डाटा सेट को दो बराबर हिस्सों में सांख्यिकीय रूप से कौन विभाजित करता है? बहुलक, काई स्क्वायर, माध्य या फिर माध्यिका। तो ये जो होती है ये होती है आपकी माध्यिका। ऑप्शन जो डी है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। पाथवे चार्ट का क्या उद्देश्य है? तो पाथवे चार्ट का उद्देश्य है किसी कार्य के दौरान व्यक्ति द्वारा तय दूरी को ट्रैक करना। ये आपका क्या होता है? पाथवे चार्ट का उद्देश्य होता है। आपका सिफिग्मो आपका जो मीटर है उसका प्रयोग नापने के लिए किया जाता है, वो होता है रक्तचाप का यानी ब्लड प्रेशर मापने का कार्य आपका सिफिग्मो जो आपका मोनोमीटर है वो आपका करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य योजक एक सिंथेटिक स्वीटनर है जिसका आमतौर पर कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों में किया जाता है, लेकिन इसे कैंसर और तंत्रिका संबंधी विकारों जैसे संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से जोड़ा गया है? तो ये जो है आपका, ये है आपका स्पोरेट। ठीक है, आपका क्या है? स्पोर्टेम है ये। चलिएगा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इसको थोड़ा सा क्वेश्चन और अच्छे से लिखा होगा, यस। तो ये क्या है आपका? मनोसामाजिक सिद्धांत। क्या है? एरिक्सन की तो हमने कई बार पढ़ा है। क्या है? साइकोसोशल थ्योरी। नेक्स्ट है, टेपची और कांथा कढ़ाई में कौन सा टाँका यानी स्टिच समान है? तो वो है आपका कच्चा टाँका यानी आपका रनिंग स्टिच। नेक्स्ट है, शब्द जो कशेरुक स्तंभ के वक्षीय वक्र के विस्तार को दर्शाता है वो है आपका कुब्जता। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें हम सीधा सीधा ही आंसर कर रहे हैं, जहाँ एक्सप्लेनेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है आपका, संचार में डांस हेलिक्स जो मॉडल है किस प्रकार के मॉडल का एक उदाहरण है? ठीक है, संचार में डांस हेलिक्स मॉडल किस प्रकार के मॉडल का एक उदाहरण है वो आपको बताना है। तो ये जो स्टूडेंट उदाहरण है आपका, बताइएगा कि आपका जो संचार में डांस हेलिक्स मॉडल किस प्रकार के मॉडल का एक उदाहरण है? अरैखिक मॉडल, सुपर रैखिक मॉडल या फिर इंटरैक्टिव मॉडल। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? इंटरैक्टिव मॉडल। ऑप्शन डी, इंटरैक्टिव मॉडल आपका करेक्ट आंसर है। रक्त के डायस्टोलिक का जो दबाव है वो आपसे पूछा गया है, वो होगा 70 से 80। ऑप्शन सी चलेगा। किसी घोल की पीएच मूल्य मापन करता है? अम्लीता, क्षारीयता। किसी घोल की पीएच मूल्य मापन करता है? अम्लीता, क्षारीयता। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो आपका दोनों आपका सही होगा, यानी अम्लीता और आपका क्षारीयता। रोशार्क इंक ब्लॉट परीक्षण किस प्रकार की तकनीक है? रचनात्मक तकनीक, प्रक्षेपी मनोवैज्ञानिक तकनीक, समाज मित्तीय तकनीक या समाप्ति तकनीकी। तो ये जो है इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा आपका प्रक्षेपी मनोवैज्ञानिक तकनीक। ठीक है, जिसे व्यक्ति के व्यक्तित्व, भावना और जो आंतरिक विचार है उसको समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? विपदा में अन्न को तसल्ली देना, मौद्रिक उपहार, इनाम या फिर कार्यक्रम को मनाना।
तो विपदा में अन्न को तसल्ली देना आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये हम कर चुके हैं और देखते हैं नेक्स्ट है आंतरिक सज्जा में पीला, नारंगी और बैगनी, नीला रंग उपयोग करना किस प्रकार की रंग योजना का उदाहरण है? तो वो है आपका ऑप्शन सी, स्प्लिट संपूरक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास के सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत के अनुसार विकास किस दिशा में आगे बढ़ता है? तो वो बढ़ता है सिर से पैर तक, यानी हेड टू टो। पहले सर पर कंट्रोल आता है, फिर आपके अदर्स जो अंग हैं उन पर कंट्रोल धीरे धीरे बच्चा करने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अमाशय में गैस्ट्रिक अम्ल के स्त्राव को उत्तेजित करने के लिए उत्तरदायी है? वो होगा गैस्ट्रीन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका बचत की विधियों में सम्मिलित होने वाला तथ्य है जीवन आपका बीमा, चिट फंड, बैंक के ड्राफ्ट या फिर चेक। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन डी, यानी 1, 2 एंड 3। ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बीसीजी टीकाकरण का उपयोग किया जाता है तो ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जिन्होंने ऑप्शन डी दिया है उनका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है किस प्रकार के अनुशासन में बालक को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है यदि वो यह मानता है कि नियम पक्षपातपूर्ण हैं? बताइएगा। तो किस प्रकार के अनुशासन में बालक को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है यदि वो यह मानता है कि नियम पक्षपातपूर्ण हैं? अनुमेय, निरंकुश, प्रजातांत्रिक। तो यहाँ अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक जो होगा, प्रजातांत्रिक, ये आपका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, निम्न युग्म में से कौन सा युग्म विटामिन की कमी यानी बीमारी सही सुमेलित नहीं है? तो देखो यहाँ पे विटामिन जो डी अस्थि मृदता सही है, विटामिन ए रतौंधी सही है, विटामिन के अत्यधिक रक्तस्राव ये भी सही है, लेकिन विटामिन B2 आपका सही नहीं है। तो इसका क्या होता है? विटामिन B1 होता है। थायमिन की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। किस रंगाई तकनीकी में बेस रंग और सॉल्ट का प्रयोग होता है? रोलर, स्टेंसिल, ब्लॉक या फिर बॉटिक। तो किस रंगाई तकनीकी में बेस रंग और सॉल्ट का प्रयोग होता है? रोलर, स्टेंसिल, ब्लॉक या बॉटिक। बताइएगा। बताइएगा इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा। ठीक है, अभी हमारे कितने क्वेश्चन हैं? अभी हैं। तो यहाँ पे होगा आपका बाटिक। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलेगा। कंधे में पाया जाने वाला जोड़ डैश में भी पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? आपका कंधे में पाया जाने वाला जोड़ डैश में भी पाया जाता है। घुटना, कूल्हा, कोहनी या फिर एड़ी। तो ये जो होगा स्टूडेंट वो होगा आपका कूल्हा, हिप्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है वज्र सेशन। ठीक है, वज्र सेशन को किस नाम से भी जाना जाता है? फिलिप 66 फॉर्मेट, फिलिप 60 फॉर्मेट, फिलिप 68 फॉर्मेट, फिलिप 62 फॉर्मेट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फिलिप 66 फॉर्मेट आपका होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए। चलेगा। नेक्स्ट है किस उम्र में शिशु अलगाव की चिंता प्रदर्शित करते हैं? 5 से 6 माह, 4 से 5 सप्ताह, 6 सप्ताह, 18 माह के बाद से। बताइएगा स्टूडेंट आंसर क्या होगा।
ये होगा 5 से 6 माह, ऑप्शन ए चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में पोटेशियम की बहुत कम मात्रा को कहा जाता है हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो यहाँ पे रक्त में पोटेशियम की बहुत कम मात्रा को कहा जाता है हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया। हाइपो होगा ना कि हाइपर होगा, ठीक है। हाइपो हाइपर थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हाइपो होगा आपका, ठीक है। ये क्या करते हैं, मांसपेशियों की कम टोन यानी तनाव की स्थिति होती है। यानी हाइपर कैलेमिया की बात करें तो ये रक्त में पोटेशियम की बहुत अधिक मात्रा की स्थिति होती है, और यहाँ हमसे कम मात्रा पूछा है। जब कम की बात करें तो हाइपो, जब ज़्यादा की बात करें तो हाइपर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी खोपड़ी की गतिशील हड्डी है? तो है आपका जबड़ा, ठीक है। गर्भनाल के काटने से लेकर उसके गिरने तक का समय कहलाता है शैशवावस्था, प्रसव की अवधि, नवजात शिशु की अवधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गर्भनाल के काटने से लेकर उसके गिरने तक का समय कहलाता है बताइएगा। शैशवावस्था, प्रसव की अवस्था, नवजात शिशु की अवधि। गर्भनाल के काटने से लेकर उसके गिरने तक का समय कहलाता है। तो ये स्टूडेंट कहलाता है आपका प्रसव की अवधि, ऑप्शन बी। जो कर्मचारी सुबह के समय सबसे सतर्क होते हैं, दोपहर के समय और शाम के समय उनकी गति धीमी हो जाती है, यह डैश उदाहरण है दैनिक लय का, ठीक है। दैनिक लय, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। जो कर्मचारी, सेम ही है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध है रेशम के कीट पालन से, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है? 4.0 कैलोरी, और 1 ग्राम वसा 9.0, ठीक है। जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है जियोलाइट प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन बी। मेंडुला की उपस्थिति डैश की विशेषता है, होगा ऑप्शन ए ऊनी रेशा, ऑप्शन ए आपका ऊनी रेशा। सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन PRA के विकास एवं प्रौढ़ शिक्षा के मूल्यांकन हेतु उपरोक्त के विकास का श्रेय जाता है रॉबर्ट चेम्बर को, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। सो स्टूडेंट, ये रहा आज का सेशन, आज का मेरा एनालिसिस। आई होप आप सभी को इससे थोड़ा हेल्प मिली होगी। आप अपने जो आंसर हैं उनको और क्लियर आप कर पाए होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है डायरेक्टली आंसर देखने से कई चीज़ें क्लियर नहीं होती, बट एक्सप्लेनेशन के थ्रू हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाती है। सो ये ऐसा नहीं है कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है केवल उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये PYQ सॉल्व करना, क्योंकि अब तो ये PYQ बन गया उन सभी स्टूडेंट के लिए जो होम साइंस सब्जेक्ट से अलग अलग एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो UGC नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, TGT PGT हो। हर किसी को जब भी होम साइंस के एग्ज़ाम होते हैं वो हमेशा सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हो सकता है आपके भी एग्ज़ाम में रिपीटेड फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपके लिए भी ये ज़रूरी है। और एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा था। जिन लोगों को लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जिन्होंने उनको कॉन्फिडेंट है और यहाँ जो है आंसर की दिखाई गई है उसके थ्रू उन्होंने अपने जो आंसर हैं उनको चेक किया है और उन्हें लगता है कि हमारा आंसर करेक्ट है, तो आप आगे के लिए तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि मेंस में ही कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। हालाँकि यहाँ पे भी अगर क्वेश्चन ईजी है तो कई लोगों ने एग्ज़ाम निकाल लिया होगा, और साथ में ये भी होता है कि गलत होने के भी चांसेस हो जाते हैं। जब हमें कोई चीज़ बहुत इजी लगती है ना तो हमें उस समय लगता है कि हमने सही किया है, बट जब हम आंसर देखना शुरू करते हैं तो लगता है नहीं ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो बहुत सारे डाउट होते हैं, बट थोड़ा सा 1-2 दिन तक वेट कर लीजिए, 2-3 दिन तक आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, जो भी डाउट वगैरह होंगे इन क्वेश्चनों में वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे।
सो आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा, और ऐसे ही लगातार मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आप सभी का एग्ज़ाम कैसा गया, क्या आप सभी मेंस की तैयारी में जुट गए हैं या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का। थैंक यू।